हेलो एस्पिरेंट्स। तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई ताकि आप अपने 9th क्लास की एनसीईआरटी के इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर कंप्लीट कर सको। ये मैं एनसीईआरटी से करा रही हूँ, एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर रीड करवा रही हूँ ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक भी चैप्टर और एक भी पॉइंट ना छूटे। ओके, तो हमने इसका 3rd चैप्टर पॉवर्टी मतलब गरीबी आधा चैप्टर रीड कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि बिहार, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये सबसे ज्यादा निर्धनता वाले राज्य हैं। ठीक है, और सबसे कम निर्धनता वाले राज्य इधर से देखेंगे। देखो केरल में सबसे कम गरीबी है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, दिल्ली। ये इधर से भी आप 5 राज्य ऐसे याद रखोगे, 5 राज्य, 5 स्टेट्स याद रखोगे। हरियाणा, ठीक है। पंजाब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि पंजाब हरियाणा से ज्यादा अमीर है या गरीब है, तो हमें कथन के अंदर आंसर देने में हेल्प होगी। यहाँ से CTET में क्वेश्चन पूछा गया था, D++ में क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। ठीक है, तो हम इससे आगे अपना चैप्टर रीड करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2005 के 51% से घटकर 2018 में 40.2% हो गई है। मतलब कि सहारा अफ्रीका के अफ्रीका का जो सहारा रेगिस्तान है, वहां पर 2005 में कितनी निर्धनता थी? 51% थी, और अब 2018 में 40.2% रह गई है। लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है। यहाँ पर निर्धनता रेखा 2005 में 10% से गिरकर 2018 में 4% रह गई है। ठीक है, ये इधर इनके लिखे हुए हैं। जो गरीब है वो अभी दिखाऊंगी मैं, अभी पढ़ेंगे हम। रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई है। मतलब कि रूस क्या था? रशिया समाजवादी देश था, और यहाँ पर भी निर्धनता दोबारा से आ गई है, जहाँ पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता थी ही नहीं। ठीक है, वहाँ पर पहले निर्धनता नहीं थी, पर अब वापस आ गई है। तालिका 3.2 अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा अर्थात $1.9 प्रतिदिन से नीचे की जनसंख्या। मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा है उसमें क्या है? जो व्यक्ति रोज प्रतिदिन $1.9 से कम रुपए कमाता है, तो वो क्या है? गरीब है। अभी जो डॉलर की कीमत चली हुई है वो 82 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, आज के दिन के लिए 1 रुपए जो $1 की कीमत है रुपए में, वो 82 पॉइंट समथिंग है। तो देख लो 1 पॉइंट मतलब कि नियर अबाउट 160 या 170 रुपीज जो दिन में कमा लेता है वो व्यक्ति निर्धन नहीं है, ऐसा बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा की परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्यों को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है। देखते हैं अब हम ये तालिका देखेंगे। जो है नाइजीरिया में सबसे ज्यादा है 39.1, बांग्लादेश में 14.3, भारत में 22.5 है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। पाकिस्तान में 4.4, चीन 0.5, विश्व बैंक के आंकड़े हैं ये। ठीक है, श्रीलंका में 0.9 है। अब आप देख लेना। जीवन यापन करने वाले लोग, जो लोग 2005 से 2019 तक के लोग जो रोज $1.9 कमा लेते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये एक आंकड़े बताए गए हैं यहाँ पर। ठीक है,
ये यहाँ पर भी अब आप देखो, ये आप देख लेना। निर्धनता के कारण मतलब कि गरीबी के क्या कारण हो सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। मतलब कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, ब्रिटिशर्स ने हमें अपनी कॉलोनी बना लिया था, उपनिवेश बना लिया था, तो उस टाइम पे हमारे भारत में आर्थिक विकास का निम्न स्तर हुआ था। बिल्कुल हमारा निम्न स्तर पे आ गई थी हम। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। 1980 तक विकास बहुत धीमी गति से हुआ, या यूं कह दीजिए कि 0% ही रही थी बढ़ने में। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। लोगों के पास कुछ काम तो था ही नहीं, तो क्या किया उन्होंने, जनसंख्या ही बढ़ाई 1980 के दशक तक। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए। जब हरित क्रांति आई थी तब से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बने थे, लेकिन इसका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन्हीं इलाकों में ज्यादा हुआ था हरित क्रांति, और वो भी किस फसल पर, चावल पर, गेहूं पर। लेकिन हाँ, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे। वे शहरों से बाहर झुग्गियों में रहने लगे और निर्धनता की समस्याएं, जो मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्र की भी एक विशेषता बन गई। मतलब कि जो निर्धनता की समस्या थी वो सिर्फ पहले ग्रामीण इलाकों में थी, बट अब नगरों में भी ये एक मुख्य कारण बन गई थी, गरीबी। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। चूंकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है, इस नीति का उचित कार्यान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधार सकता था। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। अति निर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है। चूंकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं, इसलिए वे इनके लिए कर्ज लेते हैं। छोटे किसान किस चीज के लिए कर्ज लेते हैं? अपने बीज, उर्वरक, कीटनाशकों के लिए। ठीक है। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान मतलब कि दोबारा से लौटाना, पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। निर्धनता निरोधी उपाय। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों
आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है। ठीक है, निर्धनता को मिटाने का काम कि कैसे कैसे कर सकते हैं आर्थिक समृद्धि से और अपने निर्धनता को फिनिश करने से। 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई। ठीक है, 1950 लगा लो जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उससे 30 वर्ष के बाद तक भी हमारी निर्धनता में कोई कमी नहीं आई थी। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45% था और 1980 के दशक के आरंभ में भी वही बना रहा। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही है। समृद्धि दर 1970 के दशक के करीब 3.5% के औसत से बढ़कर 1980 और 1990 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई। ठीक है, मतलब गरीबी में तो कोई कमी नहीं आई थी 1980 के दशक पर जो हमारी आर्थिक समृद्धि दर थी वो थोड़ी बढ़ी थी। विकास की उच्च दर से निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। मतलब कि लोग क्या करते थे, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे पहले, अब अपने बच्चों को, जिसमें लड़कियां भी होती है बच्चों में, उनको भी स्कूल भेजने के लिए सरकार क्या करती है, मानव विकास में निवेश करके उनको, मतलब लोगों को अहमियत बताती है शिक्षा की। तथापि यह संभव है कि आर्थिक विकास से सृजित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रही। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और कृषि पर आश्रित है। ठीक है, इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है। यद्यपि ऐसी अनेक योजनाएं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है, उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है, जैसे कि मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा, बढ़ाई, वन कटाई और मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। देखिए, इस स्कीम के अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं का हिस्सा 23%, 17% और 53% है। औसतन रोजगार वर्ष 2006 से 7 में 65 रुपए से बढ़ाकर 132 रुपए वर्ष 2013-14 में कर दी गई है। हाल ही में मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर दी गई है। इन राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में मजदूरी दर की सीमा परिसर
251 प्रतिदिन, मतलब कि 251 रुपए प्रतिदिन दिए जाते हैं उनको, हरियाणा के श्रमिकों के लिए। 251 से 168 प्रतिदिन बिहार में कितनी दी जाती है मजदूरी दर कितनी है? 168 रुपए प्रतिदिन है बिहार और झारखंड के श्रमिकों के लिए। देखिए ये इसमें मनरेगा में या कहीं पर भी मजदूरी दर बढ़ी है बहुत है। जैसे कि अगर आप जाओगे तमिलनाडु साइड में तो वहां पर एक मजदूर की जो सीमा है, मजदूरी दर है, वो 500 रुपए से 600 रुपए तक है। बट जितना जितना आप नॉर्थ में आते जाओगे, नॉर्थ में कंडीशन बहुत बुरी है, क्योंकि इधर जनसंख्या ज्यादा है तो इधर दर कम मिलेगी, आपको पैसे कम मिलेंगे। तो देखिए हरियाणा के श्रमिकों के लिए कितनी है? 281 रुपए, और बिहार और झारखंड के श्रमिकों के लिए 168 रुपए प्रतिदिन मिलती है उनको। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष की भी स्थापित करेगी। इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी। जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करती है तो स्टेट गवर्नमेंट भी वो जैसे केंद्र करती है, सेंट्रल सरकार करती है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, ऐसे ही राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करती है, स्टेट अपनी करती है। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। ठीक है, हकदार होगा। एक और महत्वपूर्ण योजना, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। राष्ट्रीय काम के बदले क्या मिलता है? अनाज मिलता है लोगों को, काम के बदले अनाज। ये स्कीम चली हुई है, ये सरकार ने चलाई हुई है। ठीक है, और ये कब? 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में ये चलाई गई थी, काम के बदले अनाज की। देश के 150 जिलों में लागू किया गया है किसको? काम के बदले अनाज वाली स्कीम को। ठीक है, यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक है। इसका कार्यान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया। मतलब कि इसके लिए कौन पैसे देते हैं? इसको कौन पैसे देते हैं? ये केंद्र सरकार देती है, टोटली फुल रूप से केंद्र सरकार पैसे देती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं, मतलब कि खाने का सामान बिल्कुल मुफ्त मिलता है इसमें। एक बार NREGA लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज NFWP का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, देखो करते हैं हम, इधर आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक अन्य योजना है जिसे 1993 में आरंभ किया गया था। प्रधानमंत्री PM एम्प्लॉयमेंट योजना, ये भी एक अन्य योजना। ये कब शुरू की गई थी? 1993 में। इसकी डेट इम्पोर्टेंट है, ये सन याद रखना आप। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षक बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता दी जाती है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया था।
ठीक है। कब किया गया था? 1995 में। किसका? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में, कब? 10वीं, पूछ लिया जाता है ऐसे में, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। देखिए, ये जो योजनाएं हैं ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये कब हुई थी? इसका आरंभ कब हुआ था? 1999 में हुआ था। 1999 में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायता के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा के ऊपर लाना है। मतलब कि लोगों को क्या करते हैं, निर्धन परिवारों को क्या करते हैं? ऋण दिलाते हैं, लोन दिलाते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना, ये कब हुई थी? 2000 ईसा में हुई थी। 2000 में हुई थी ये शुरू। कौन सी? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ग्रामों का उदय होना मतलब कि गांवों का और दोबारा से बनना, के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। एक और महत्वपूर्ण योजना अंत्योदय अन्न योजना होती है। अंत्योदय अन्न योजना AAY, जिसके बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इन कार्यक्रमों के मिले जुले परिणाम हुए हैं। उनके कम प्रभावी होने का एक मुख्य कारण उचित कार्यान्वयन है, सही लक्ष्य निश्चित करने की कमी है। इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी भी है। अच्छी नियत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उनके पात्र निर्धनों को पूरी तरह नहीं मिल पाए। इसलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के उचित परिवीक्षण पर अधिक बल दिया गया है। भावी चुनौतियां। भारत में निर्धनता के निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में निर्धनता के व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित है। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। यह मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, स्वजनन, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। ठीक है, ये गरीबी कैसे दूर होगी? ये सब काम करने के साथ में। ठीक है। लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर के अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। मतलब कि जो ये निर्धनता रेखा है या ये कैसे डिसाइड की हुई? उचित स्तर की अपेक्षा हमने क्या कर रखा है कि लोगों को कम से कम न्यूनतम ये तो मिलना ही चाहिए। मतलब गाँव में 2400 कैलोरी का खाना मिल जाए तो वो गरीब नहीं होगा, निर्धन नहीं है। शहरों में 2100 कैलोरी का खाना मिल जाए तो वो निर्धन नहीं होगा। तो न्यूनतम स्तर डिसाइड किए हुए हैं सरकार ने, करने थे कि इतना उचित तो सही तो ये है, ऐसा करते। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन भी किया है कि निर्धनता के
अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हों, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है या घर है या स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है या रोजगार की सुरक्षा है या आत्मविश्वास है? ये यहाँ से गाइस कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये मैं इसका सारांश पढ़ देती हूँ आपके सामने, उसके बाद में हमारा ये चैप्टर हो जाता है खत्म। आपने इस अध्याय में देखा कि निर्धनता के अनेक आयाम हैं। सामान्यतः इसे निर्धनता रेखा की अवधारणा के द्वारा मापा जाता है। कैसे? निर्धनता रेखा से, पॉवर्टी लाइन से डिसाइड किया जाता है किसको? निर्धनता को। इस अवधारणा के द्वारा हमने निर्धनता में मुख्य वैश्विक राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है, परंतु हाल के वर्षों में निर्धनता का विश्लेषण सामाजिक अपवर्जन जैसी अनेक नई अवधारणाओं के द्वारा समृद्ध हो रहा है। इस प्रकार चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है, लेकिन विद्वान लोग इस अवधारणा का मानव निर्धनता में विस्तार कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। जैसे कि यहाँ पे कई योजनाएं थी, हमने लास्ट में अभी देखा था, ये इधर, ये यहाँ, ये वाला जो यहाँ से आपके लिए जो पैराग्राफ है, ये लास्ट का आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आप अपने चैप्टर को दोबारा से अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि D+D के एग्जाम में ये जो योजनाएं हैं, ये इनकी डेट आ सकती है और आती भी रही है, तो ये आने के पूरे चांसेस हैं। जैसे कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, ठीक है, 15 दिनों के अंदर रोजगार दिलाना, कहाँ? 150 जिलों में। काम के बदले अनाज, एक ये मुख्य योजना है। काम के बदले अनाज कब हुई थी? 2004 में हुई थी, 150 जिलों में लागू किया गया था, ठीक है। एक ऊपर एक ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना, एक मनरेगा थी। ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। एक जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में हुई थी। प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना 2000 में हुई थी, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, ठीक है। एक ये इधर मनरेगा थी, ये देखो अंत्योदय योजना के बारे में पढ़ लेना। और मनरेगा 2005 में बनी थी, 100 दिनों का काम, ठीक है। ये यहाँ से मनरेगा से तो हर बार क्वेश्चन आता ही है, ठीक है भाई गाइस। थैंक यू, बाय बाय। और प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूले एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल।